जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को आज की क्लास में करा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न हम आप लोग को कराते हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते हैं और बहुत सारे बुकों का हम एनालाइज करते हैं और तब जाकर हम आप लोग को प्रश्नों को कराते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न शामिल होते हैं, कुछ बुक के प्रश्न होते हैं शामिल, और जो कुछ एसएससी एमटीएस जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, वो सारे एग्जाम भी हम आप लोग को जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वह सारे प्रश्न लेकर आते हैं। तो प्रश्न कहीं से नहीं बनते हैं, सारे प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय की बात कर रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, चार्ल्स कॉर्नवालिस, थॉमस मुनेरो और रॉबर्ट कोलाई। तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं ये जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। तो ये छोटी छोटी जो कोटेशन है, छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे, इसको मैं भी आप लोग के साथ प्रतिक्रिया देंगे, आप लोग को समझाएंगे कि देखिए इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं। तो ये सारे जो छोटे प्रश्न होते हैं छोटे से ही मिलकर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था यह चीज़ पता चल गया। चार्ल्स कॉर्नवालिस लागू किया था। यह 1793 में भारत का गवर्नर जनरल भी रह चुका था। और अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू भी किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। यह चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रहा बात की, चलिए हम लोग अस्थाई बंदोबस्त और जो चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं इनके बारे में ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। 1793 में इसको लागू किया गया था जो अस्थाई बंदोबस्त है, और चार्ल्स कॉर्नवालिस को दिया। ठीक है, अब देखेंगे जो अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व की जो कई प्रणालियाँ मौजूद है, जो अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की प्रणालियाँ कौन कौन सी है ये भी ध्यान में रखना होगा, प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे इजारेदारी प्रथा। ठीक है, इजारेदारी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त भी है, रैयतवाड़ी प्रथा है, महालवाड़ी प्रणाली या उसको प्रथा कहते हैं। ये सब जो है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की भू राजस्व की प्रणालियाँ है। ओके, समझ में आ गया। अब आप लोग को ये अगला जो कोटेशन है ये भी आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे जो अस्थाई बंदोबस्त है साथियों, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछ देता है जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा दिमाग में, माइंडसेट में हमेशा रखना होगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त है उसको हम लोग इस्तमरारी को व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आता है प्रश्न साथियों कि जो अस्थाई बंदोबस्त है ये कहाँ कहाँ पे, जो भारत के जो राज्य हैं वह जो अस्थाई बंदोबस्त है ये भारत के कौन कौन से राज्य में लागू किया गया था, ये भी प्रश्न जो है आता है। तो सबसे पहले आप लोग को याद करना होगा बंगाल, इसके बाद बिहार, उड़ीसा, यूपी के जो कुछ कुछ भाग हैं वहाँ पे लागू किया गया था। क्लियर, और जो उत्तरी कर्नाटक है वहाँ पे लागू किया गया था। तो देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो सारी चीज़ को आप लोग को ध्यान से बारीकी से समझा रहे हैं, और जो मोस्ट कोटेशन है इस प्रश्न के हिसाब से जो बने हैं उसको मैं आप लोग को करा रहा है। जैसे प्रश्न बन सकता है, एक से भला दो होता है ना, तो आप लोग को समझे हैं आप लोग। तो इसमें भारत के जो कुल जो कह सकते हैं 19% जो भाग है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसमें जमींदार जो होते हैं, जमींदारों को 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। जितने भी जमींदार थे तो अपना हिस्सा में से 10/11 जो भाग होता है कंपनी को देते थे, और 1/11 भाग है, 1/11 भाग वे अपने पास रखते थे। क्लियर है, ये चीज़ इतना कुछ आप लोग को जानकारी हो गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आप लोग के पास ग्रुप होंगे ना साथियों उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्लियर, आगे आते हैं जो सेकेंड प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो डैश मतलब यहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर से तक जाता है, जम्मू और कश्मीर से डैश तक जाता है। यहाँ पे ब्लैंक्स होना चाहिए, ब्लैंक्स छूट गया है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर से डैश तक जाता है। तो तमिलनाडु यहाँ पे जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग NH-44 के बारे में समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है ये इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं।
जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ भारत में चलता है देख सकते हैं यहाँ पे, जो पंजाब होगा, हरियाणा होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राज्य के जो अलावा बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में से होकर ये जो NH-44 है गुजरता है। तो ध्यान में रखना होगा। या प्रश्न कोई भी चाहे आपसे रास्ते में जा रहे होंगे तो हाँ पूछा जाता है कि भैया आप तैयारी करते हैं, तो आप अपने गौरव से बताते हैं हाँ हम ये SSC CGL की तैयारी करते हैं, SSC MTS की तैयारी करते हैं, तो वहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। या कहीं आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है। फट से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग को फट से जवाब देना है कि हाँ सर जी बताए थे हमको और हम लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से याद भी है। ओके दोस्तों, इसके निर्माण की बात करेंगे तो देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, कौन सा विभाग है, तो ये भी प्रश्न आता है। तो औरर खराव, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है जिसका नाम है औरर खरखाव, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये जो शब्द दिया गया है थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा सा लग रहा है डिजाइन का, दूसरा डिजाइन का, लेकिन इस नाम को जरूर याद करना होगा। जो नाम अटपटा होता है उसी नाम को जरूर याद रखना होता है क्योंकि प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसका निर्माण की बात करेंगे जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है CPW के द्वारा किया गया था जिसका नाम हो जाएगा औरर खरखाव। ठीक है, इस राजमार्ग का चेनानी नासरी सुरंग भी बनाया गया है, मतलब ये जो राजमार्ग है इस पर चेनानी नासरी सुरंग भी बनाया गया है। तो ध्यान में रखना होगा दोस्तों, प्रश्न आता है कि जो राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है दोस्तों इस पर कौन सा सुरंग बनाया गया है, तो चेनानी नासरी सुरंग को बनाया गया है। ठीक है, ये जो है उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक समाप्त होता है, जो NH-44 है। ये चीज़ समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है। थर्ड प्रश्न कर एक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। तो यहाँ पे बात करेंगे तो रथ यात्रा, यहाँ पे जो होता है जगन्नाथ जी का जो श्रद्धा अर्पित किया जाता है तो वहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाता है, तब जाकर ये जो फेस्टिवल है त्यौहार है ये मनाया जाता है। अब थोड़ा जानकारी समझ लीजिए उसके बारे में। तो उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा होगा। उड़ीसा के पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ पे हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की जो श्रद्धा है समर्पित करने के लिए यहाँ पे रथ यात्रा को निकाली जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इतिहास की दुनिया में चलते हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके जो बड़े भाई हैं बलराम और बहन जो है सुभद्रा के रथ भी शामिल होते हैं। जब रथ यात्रा रथ यात्रा जब होता है उड़ीसा में जब आषाढ़ माह में, तो वहाँ पे जो उनके अलावा जो बड़े भाई थे बलराम और जो बहन सुभद्रा थी वह भी रथ यात्रा में शामिल होती है। तो मतलब उनका कह सकते हैं रूप बनाकर जो है हम लोग इंसान ही जैसा उस रथ यात्रा में उनको निकाला जाता है। बलराम का रूप होता था, सुभद्रा जो बहन थी सुभद्रा उसका भी रूप होता था। ठीक है, पुरी क्षेत्र में पुरुषोत्तम पुरी संस क्षेत्र भी जो है इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वैष्णव धर्म की मान्यता के अनुसार राधा और श्री कृष्ण की जो युगल मृति के प्रतीक स्वयं जो है जगन्नाथ जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न अच्छा है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग को हम बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है, ये आया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है। ठंडा खून कौन कौन से जानवर में होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो बात करेंगे कछुआ सांप दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कछुआ और सांप में दोनों में ठंडा खून होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को अजीब टाइप का लग रहा होगा कि भैया क्या कछुआ में भी खून होता है और सांप में भी खून होता है। तो जी हाँ, होता तो है, आप लोग तो ये तो पता है खून होता है, लेकिन ठंडा खून होता है इसमें दोस्तों। ये बात थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा। थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए समझते हैं इसके बारे में क्या बात है। कछुआ, सांप, मछली, मेढक, छिपकली और बात करेंगे छिपकली में ठंडे खून वाले जानवर की श्रेणी में आते हैं। कछुआ भी आता है, सांप भी आता है, मछली भी आती है, छिपकली भी आती है। ये सारे जो सरीसृप जानवर होते हैं दोस्तों, ये सारे में जो होते हैं ठंडे खून पाए जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, सरीसृप कह सकते हैं या उभयचर कह सकते हैं। इनमें जो होते हैं ठंडे खून वाले जानवर के आते हैं। जैसे सरीसृप में उभयचर में बात करते हैं मेढक जो स्थल में भी रहता है और पानी में भी रहता है, उभयचर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ठंडा खून होता है।
ओके, समझ में आ गया। अब ठंडे खून के बारे में जो जीव होते हैं वे मतलब अपना प्रतिक्रिया, अपना अनुरूप, अपना जो अभिशीलता है ये कैसे बदलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पर्यावरण में परिवर्तन के साथ अपने आंतरिक जो शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वे अत्यधिक तापमान में जीवित नहीं रह पाते हैं, जबकि गर्म खून वाले जो जानवर होते हैं वह अपने वातावरण के अनुसार शरीर के तापमान को संयोजित में बदल देते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पंछी और स्तनधारी। यहाँ पे जो कहने का मेन जो मकसद है कि जैसे मान लीजिए हम अभी गर्म भी हो रहा है और बरसात भी हो रहा है, तो ये जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसमें रह सकते हैं। हाँ, गर्मी पड़ रही है, हम लोग को फीलिंग हो रहा है, महसूस हो जा रहा है, पता चल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो वो सब जानवर जो हैं इस वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाते हैं, तो इसी के अंदर उनके अंदर ठंडे खून होते हैं, हम लोग के अंदर गर्म खून होते हैं। तो जैसे गर्म खून होते हैं तो हम लोग सारे वातावरण के अनुसार ही अपने तापमान को बनाए रखते हैं, अपने तापमान को मतलब अपने अनुसार उसको ढाल के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 प्रश्न की बात करेंगे, वेमपति, चीना, सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो जो वेमपति, चीना, सत्यम है, ये जो है कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। अब कुचिपुड़ी की आ गया बात, तो ये कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, ये भी आता है प्रश्न, और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ध्यान में रखना होगा आप लोग को। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, समझ लीजिए इनके बारे में। वेमपति चित्र, सत्यम वेदांत, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, वैजयंती काशी और कुचिपुड़ी नृत्य भी नृत्य गानाएं हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये सारे जो आप लोग को नाम बताए हैं, ये सारे कुचिपुड़ी नृत्य के नृत्य गानाएं हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ये जो नृत्य शैली माना जाता है कुचिपुड़ी, और ये इसमें बात करेंगे कुचिपुड़ी में विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र जैसे सुदगम, झांझ, बीड़ा, बांसुरी, तंबूरा, इसका प्रयोग किया जाता है कुचिपुड़ी में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 6 नंबर। 6 प्रश्न करें कि आवर्त सारणी में एन जो है किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? तो आवर्त सारणी में जो एन हो जाएगा ये नाइट्रोजन को दर्शाता है। आप लोग को पता होगा एन नाइट्रोजन, इसकी जो संकेत होता है नाइट्रोजन का एन ही होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में समझ लीजिए। आवर्त सारणी तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था होती है, क्लियर है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मेडलिव के द्वारा दिया गया था, जो हम लोग 9 और 3 में पढ़े थे, समझ में आ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। 8 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं ये भी ध्यान रखना होगा। नाइट्रोजन आता है, पी आता है, एस आता है, एस बी आता है और बिस्मथ आता है। ये सारे तत्व जो है नाइट्रोजन के समूह में रखे गए हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु होते हैं। नाइट्रोजन भी अधातु होता है और फास्फोरस भी अधातु है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 7 प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े हैं? अब पंडित रविशंकर की बात आ गया भैया, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र? तो सितार हो जाएगा। इनका जो सबसे फेमस है जो वाद्य यंत्र है वह सितार है, ठीक है। अब तो सितार है तो इनके बारे में तो समझना बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, और पंडित रविशंकर जो है भारत के महान संगीतकार भी थे। इन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदान किए थे, अदा किए थे। उस्ताद लिकायत खान, निखिल बनर्जी, सुजात खान, पंडित उमाशंकर मिश्रा, ये सब सारे जो है सितार वादक हैं। तो ये सितार वादक जो भी आप लोग को नाम बताए हैं, जो भी कवि के नाम बताए हैं, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उस्ताद लिकायत खान, निखिल बनर्जी, सुजात खान और पंडित उमाशंकर मिश्र जो है ये सितार वादक हैं। इसके जो सितार वादक तो ठीक है, लेकिन सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ये थोड़ा सा प्रश्न देख सकते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। आगे देखेंगे जो यहाँ पे 8 प्रश्न है कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह का नाम याद रखना होगा। कौन है भैया? तो जसवंत सिंह है। कौन है? तो जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। इनके बारे में समझ लेते हैं। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत के रूप में पहली आधी शताब्दी के दौरान भारत द्वारा किए गए जो संघर्ष है, सुरक्षा है, चुनौतियों को प्रबंधन के लिए इसमें वर्णित किया गया। मतलब जो इनके पुस्तक है डिफेंडिंग इंडिया, इसमें भारत की जो पहली आधी आबादी के दौरान इन्होंने इस पुस्तक में जो भी संघर्ष किए हैं, जो भी सुरक्षा चुनौतियाँ, जो भी मतलब कुछ हुआ है, ये सारी बातों का उल्लेख जो है ये डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक में किए हैं। कौन भैया? तो जसवंत सिंह। क्लियर हो गया।
आगे देखेंगे जो 9 प्रश्न है कि बाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो अब इनके बारे में समझ लेते हैं। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा ये रचना जो है हर्षचरितम है और कादम्बरी हो जाएगा, ठीक है। ये बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरितम में हर्ष के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। बिहार में ब्राह्मण परिवार में ये बाणभट्ट का जन्म हुआ है, मतलब बिहार में जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और बाणभट्ट का जन्म बिहार में हुआ है। आगे देखिए जो 10 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या का सही सीमा है। तो 2011 की जनगणना हुआ है। सबसे जो पहले जो जनगणना हुआ है 2011 में ही हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो नहीं हुआ लेकिन 2011 में 5वीं जनगणना हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 120 से 30 करोड़, 120 से 130 करोड़, मतलब 1.2 से लेकर 1.3 बिलियन तक ये जो है भारत की जनसंख्या की सही सीमा मानी जाती है 2011 के अनुसार साथियों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एस बालाचंद्र है ये डैश वादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो जो एस बालाचंद्र है साथियों ये जो है वीणा के लिए माने जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में समझ लीजिए। जो एस बालाचंद्र हैं 1927 से 90 इनका जन्म और मरण 1990। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और चंद्र वीणा के प्रदर्शन करने वाले एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। किसको, तो एस बालाचंद्र को, ठीक है। एस जो बालाचंद्र है 1934 में तमिल फिल्म सीता कल्याण में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत किए थे। जो बालाचंद्र थे 1934 में एक फिल्म निकला था तमिल जिसका नाम था सीता कल्याण, उसमें इन्होंने अपना बाल कलाकार किया था, रोल निभाया था और वहीं से ये अपना करियर की शुरुआत किए थे, ठीक है। इनको भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1982 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया। 12 देखिए जो यहाँ पे प्रश्न 12 कला के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेलन जो होता है घर्षण समर्पण घर्षण से अधिक होता है, ये प्रश्न कह रहा है पहला विकल्प में। और द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए बेलन जो होता है घर्षण समर्पण से अधिक होता है, ये गलत कर रहा है। अधिक नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पे अधिक की जगह पर कम होना चाहिए, ओके। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण या ड्रैग कहते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दूसरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया गया है, केवल दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है ये जो लिखा गया है किसके द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे उपन्यास रचना से रिलेटेड, SSC MTS एग्जाम में जरूर आएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय का है। ए सुटेबल बाय विक्रम सेन। रन एंड हाइड पंकज मिश्रा का हो जाएगा। हुला बलू इन दी गुवा आर्चर्ड ये किरण देसाई का है। तो ध्यान में रखना होगा ये पुस्तक और इनके लेखक का नाम, ओके। 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था, तो उनका नाम हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर, ठीक है। इनके बारे में समझ लीजिए। मलिक काफूर एक दास गुलाम थे जो 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के प्रधान सेनापति थे, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने गुजरात अभियान के दौरान काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मतलब जो अलाउद्दीन जब गुजरात के अभियान पर चले गए थे तो वहाँ पे उन्होंने काफूर को 1000 दिनार में देकर उनको क्या किया लिया, उनको खरीद लिया था। तो दोस्तों आज हम आप लोग के इतना ही प्रश्न लिए थे। कैसा क्लास लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।